हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, डीएनए की स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टडी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। सो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में 1953 में जेम्स वॉटसन, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, और फ्रांसिस क्रिक, जो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की डीएनए की, और इनका जो मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। The hallmark of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chains. डीएनए की ये जो दो polynucleotide chains हैं, इनके पास बेस है, नाइट्रोजनस बेस, उनके बीच पेयरिंग जो थी वो हॉलमार्क था उनके प्रोपोजिशन का। और एक चीज, वो उनका जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था? एरविन चार्गफ रूल। ये एरविन चार्गफ रूल क्या है? एरविन चार्गफ रूल सेज that adenine always base pair with thymine and guanine always base pair with cytosine. So जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। एडेनिन के साथ हमेशा कौन जाएगा? थाइमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन के साथ हमेशा कौन? साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये रूल कहता है कि एडेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइटोसिन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग या सेकंड पॉइंट जो इस रूल का है वो ये है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1। एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन्स, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है? पिरिमिडिन्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन का रेशियो विल बी 1। प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो क्या होगा? 1 होगा। कैसे? बिकॉज ए हमेशा बेस पेयरिंग करता है किसके साथ? थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन सपोज 20%, एक एग्जांपल लीजिए, डीएनए में 20% क्या है? एडेनिन है, और 20% क्या होगी? थाइमिन होगी। अब टोटल 100% होती है कोई चीज, तो 100% आप 20 यानी कि 40 माइनस कर दीजिए। 100 माइनस 40 कितना है? 60। तो ग्वानिन और साइटोसिन क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी 30 ये होगा और 30 ये होगा। तो 30, अब ये प्लस कीजिए, 20 प्लस 30 ये कितना हो गया? 50, और नीचे भी 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। 50 और 50 का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन का रेशियो ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। इट इज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है कि ह्यूमन में अगर ए और टी और जी और सी का रेशियो जो है 1 से कम आ रहा है तो 1 से कम ही होगा सारे ह्यूमन में। मतलब अलग अलग स्पीसीज में वेरी करता है ये, बट स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक स्पीसीज के जितने मेंबर्स हैं सब में स्पेसिफिक होता है। Now quickly revise the Erwin-Chargaff rule. एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन, एंड क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे किसी डीएनए में, और ग्वानिन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। सेकंड पॉइंट क्या था? प्यूरिन और पिरिमिडिन्स का रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1, कांस्टेंट होगा और हमेशा 1 के इक्वल होगा। मींस A प्लस जी अपॉन C प्लस T इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड पॉइंट था A प्लस टी अपॉन G प्लस C इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये 1 से कम, 1 से ज्यादा या 1 भी हो सकता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है बट हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी स्पीसीज के लिए। अब इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इस तरह से। सपोज आपको दे दिया, 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन बेस पेयर वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? न्यूक्लियोटाइड से मीनिंग क्या है कि एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है यहाँ, और एक फास्फेट ग्रुप है। सो इस न्यूक्लियोटाइड में या किसी डीएनए में, डबल हेलिक्स डीएनए में आपको ये बोलेंगे कि किसी में नाइट्रोजनस बेस दे देंगे, कोई भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन, कि एडेनिन इतना है, आपको ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन तीनों का बताइए क्या परसेंटेज होगी या फिर क्या वैल्यू होगी। तो अगर न्यूक्लियोटाइड का नंबर कहे या नाइट्रोजनस बेस कहे तो एक ही बात है, आपको समझ लेना, न्यूक्लियोटाइड जितने होंगे उतने ही नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो आपको क्वेश्चन 2 तरह से कैसे देंगे, या तो इस तरह से कि एडेनिन की परसेंटेज सपोज 30% है
यानी पूरे डबल हेलिक्स डीएनए में 30% क्या है, एडेनिन है, मींस A इक्वल्स टू 30%। और आपको फाइंड आउट करना है G, C और T, ये तीनों आपको बताने हैं क्या होंगे। तो कैसे निकालोगे आप, एडेनिन, एरविन चार्कफ रूल यहाँ अप्लाई कीजिए, एडेनिन जितना है उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा, मींस थाइमिन कितना हो गया, 30%। तो टोटल 100% है नाइट्रोजनस बेस, उनमें एडेनिन और थाइमिन कितना हो गया हमारा, 30 + 30 मींस 60%। 60% तो हमारे एडेनिन और थाइमिन हो गया, बचा कौन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो टोटल 100 में से माइनस कीजिए 60, यानी कि 40% कौन बचे, ग्वानिन और साइटोसिन। अब हमें पता है ग्वानिन ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोसिन, तो 40 का हाफ कीजिए, यानी 20% हो जाएंगे हमारे क्या, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ऐसा होगा, आपको परसेंटेज देंगे। दूसरा कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी में आपको टोटल बेस पेयर देंगे, सपोज आपको दे दिया 10,000 और उसमें से आपको कह दे कि एडेनिन कितना है, 3000 है, तो आपको बाकी सब कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करोगे, टोटल में से एडेनिन 3000 है तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 3000 ही हो जाएगा, और दोनों को प्लस करोगे 3 कितना हो गया, 6000। 10,000 में से आपको माइनस कर देना है क्या, 6000, यानी 4000 आपके क्या हो गए, ग्वानिन और साइटोसिन, मीन्स कितने हो जाएंगे, 2000। हाफ कर दीजिए उसको, ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल है। तो या तो आपको नंबर करके देंगे या परसेंटेज करके देंगे, और किसी एक का देंगे तो उससे आप, अगर एडेनिन का दिया है थाइमिन, ग्वानिन का दिया है तो साइटोसिन निकल जाएगा, और फिर 100 में से उसको माइनस कर देंगे उन दोनों को, बाकी दोनों निकल जाएंगे। इसके बारे में एक पॉइंट जो आपको और याद रखना है, दैट इज वॉटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, इस स्ट्रक्चर को देने के लिए, डबल हेलिक्स मॉडल को देने के लिए। So now the salient features of double helix structure of DNA. So first point is there are 2 polynucleotide chain. सबसे पहली बात तो यही है कि डीएनए में कितनी polynucleotide chain है, 2 polynucleotide chain है। This is one chain and this is another chain. ये 2 polynucleotide chain helically bound with each other, ठीक है। Now the second point is polynucleotide का मीनिंग आप समझते हैं क्लियरली, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक चेन बना रहे हैं, और एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही ये दूसरे वाली चेन बना रहे हैं। सेकेंड इज शुगर और फास्फेट क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। देखिए यहाँ मैंने किसको क्लियर किया है, शुगर फास्फेट क्या बना रहे हैं, अभी हमने पीछे जाना, बैकबोन बना रहे हैं डीएनए की या इस चेन की। और जो नाइट्रोजनस बेस है या बेस पेयर हैं, दीज आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, ये अंदर की तरफ निकले हुए हैं। थर्ड पॉइंट इज एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इनकी जो पोलैरिटी है दोनों स्ट्रैंड की, स्ट्रैंड कहिए या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहिए, इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है एक दूसरे की। अगर इसकी पोलैरिटी क्या है 5' to 3', तो इसकी क्या होगी 3' to 5'। अब पोलैरिटी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में समझाया था क्या मीनिंग होता है, जहां ये देखिए 5' किसका है, ये शुगर का है, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड से ये चेन। और न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट क्या था, शुगर में 5 कार्बन थी, तो जो 5वीं कार्बन थी उस पर 5वीं कार्बन पर अगर फास्फेट ग्रुप फ्री है तो उसको 5' एंड बोलते हैं, और अगर उसका 3 पोजीशन पर OH ग्रुप फ्री है तो उसको 3' बोलते हैं। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं ना इस स्ट्रैंड को, उन न्यूक्लियोटाइड में कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना, किनारा होगा, तो उस एंड पर अगर जिधर फास्फेट ग्रुप फ्री होता है 5वें कार्बन पर उसको 5' बोलते हैं, जिधर तीसरे नंबर की कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है उसको 3' बोलते हैं। तो इस एक की अगर पोलैरिटी 5' to 3' है तो दूसरे की 3 to 5 होगी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर कोइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन मीन्स सपोज करो ये दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों चेन है और दोनों ऐसे हेलिकली बाउंड है, तो इसका कोई मैनर होगा ना, या तो कोई चीज ऐसे बाउंड होती है तो या तो राइट हैंडेड होगी या लेफ्ट हैंडेड होगी। तो ये दोनों किस तरह से कोइल्ड होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में कोइल्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपस में किस तरह से बॉन्डेड हैं, आपस में किस तरह अटैच हैं। तो दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बने हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस के बीच। अंदर की तरफ दोनों चेन से क्या निकले हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस। सपोज दिस इज एडेनिन एंड दिस इज थाइमिन, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच, एडेनिन
इस चेन से निकला हुआ है, थायमिन इस चेन से निकला हुआ है, और दोनों के बीच यहाँ बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके थ्रू इस चेन को स्टेबिलिटी मिलती है, या ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरिन हमेशा अपोजिट होता है किसके? पिरिमिडीन के। अब देखिए, एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, पर इसका एक फायदा क्या है कि ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, ये बिल्कुल तो नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहती है दोनों स्ट्रैंड के बीच। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच डिस्टेंस जो होती है वो लगभग यूनिफॉर्म रहती है। कैसे? सपोज ये एडेनिन है एक साइड, तो दूसरी साइड थायमिन है। एडेनिन डबल रिंग है और थायमिन सिंगल रिंग है। अब दूसरा जो बेस आया वो क्या आ गया? साइटोसिन। साइटोसिन क्या है? सिंगल रिंग है, तो इसके सामने ग्वानिन आ जाएगा जो कि डबल रिंग है। तो एक सिंगल और एक डबल रिंग रहेगी तो सब जगह क्या होगा? बराबर या यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच से मीनिंग क्या है बच्चों? एक टर्न समझिए, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न या पिच की जो डायमेंशन है दैट इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। और एक पिच में या एक टर्न में अबाउट 10 बेस पेयर होते हैं। ये जो अंदर की तरफ बेस पेयर निकले हुए हैं ये कितने होंगे? 10 होंगे। तो अगर दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो इसको क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। नैनोमीटर में क्या आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो पिच क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों बहुत छोटी यूनिट हैं। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज डायमीटर। इस पिच का डायमीटर कितना होता है? या हेलिक्स जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना होता है? लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। और जो कोइलिंग होती है इन दोनों स्ट्रैंड्स की वो प्लेक्टोनिक होती है। दोनों स्ट्रैंड्स की कोइलिंग कैसी होती है? प्लेक्टोनिक। प्लेक्टोनिक वर्ड से मीनिंग क्या है बच्चों? कि इस तरह से कोइलिंग होती है कि जब तक हम दोनों स्ट्रैंड्स को पूरा अनवाइंड नहीं करेंगे तब तक हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। विदाउट अनवाइंडिंग कंप्लीटली हम इनको सेपरेट दोनों स्ट्रैंड्स को नहीं कर सकते। इस तरह की कोइलिंग को क्या बोलते हैं? प्लेक्टोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मेजर एंड माइनर ग्रूव। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये ग्रूव बन रहा है दिस इज माइनर ग्रूव, और ये वाला जो कुछ बड़ा ग्रूव बन रहा है ये क्या है? मेजर ग्रूव। तो मेजर और माइनर ग्रूव का क्या फंक्शन होता है? जब आप पैकेजिंग पढ़ोगे डीएनए के तो देखोगे डीएनए के साथ प्रोटीन्स, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए की पैकेजिंग करवाती हैं, उसके साथ अटैच रहती हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ इंटरेक्ट करती हैं माइनर और मेजर ग्रूव वाली पोजीशन पर। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली जो मेन साइट है डीएनए की दैट इज न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। बट उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये दोनों कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो इनको साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी बोल सकते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर है। और ये टोटल डीएनए का 1 to 5% होता है। अगर आप डीएनए को हीट करोगे तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और अनबाइंडिंग हो जाएगी, अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डीएनए मेल्टिंग या फिर डीनेचुरेशन। मेल्टिंग या फिर डीनेचुरेशन हीट करने पर। टेम्परेचर अबाउट कितना चाहिए होता है? 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है एडेनिन और थायमिन के बीच जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि दोनों को सेपरेट करना है स्ट्रैंड्स को, तो ये बॉन्ड ही तो तोड़ने हैं हमें। तो ये दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और ग्वानिन और साइटोसिन को अलग करने के लिए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 100 डिग्री सेल्सियस अबाउट टेम्परेचर चाहिए। तो इतना टेम्परेचर देने पर मेल्टिंग या डीनेचुरेशन हो जाता है। अब क्योंकि अब देखिए, जिसके पास जी और सी का कंटेंट ज्यादा होगा, जी सी यानी ग्वानिन और साइटोसिन जिस डीएनए के पास होगा उसका डीएनए मोर स्टेबल होगा, क्योंकि उसको मेल्टिंग कराने के लिए या डीनेचुरेशन कराने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। एक और पॉइंट आपको जो याद रखना है, रॉबर्ट सिंसेमर, इन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डिस्कवर किया था
और किसमें, एक वायरस में 5x174 नाम के वायरस में। ये हम पढ़ रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो केवल एक स्ट्रैंड से बना होगा। और ये जो मॉडल था वाटसन और क्रिक का, इन्होंने ये स्ट्रक्चर समझाई थी किसकी, बी डीएनए की। आगे आप जानोगे ABCD ऐसे करके डीएनए होते हैं, बट ये किसका है, बी डीएनए की स्ट्रक्चर है। अब डीएनए लीनियर और सर्कुलर दो तरह का होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनका डीएनए कैसा होता है, लीनियर। लीनियर मीन्स उसके दोनों एंड क्या है, फ्री है। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर मीन्स दोनों एंड्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। स्टेन, अगर डीएनए की स्टेनिंग करनी हो तो उसके लिए स्पेसिफिक डाई यूज होती है, एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन है जिसका यूज किया जाता है डीएनए की स्टेनिंग के लिए। एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं और उसके बाद यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर होगा, तब ब्राइट ऑरेंज कलर की बैंड्स आपको दिखाई देंगे डीएनए। जैसा मैंने आपको बताया, जो स्ट्रक्चर समझाई थी वाटसन और क्रिक ने, डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो बी डीएनए के बारे में था। ABCDEZ इतने टाइप्स के डीएनए होते हैं, बट इनमें से फंक्शनल केवल बी और जेड होते हैं। तो रिच और वैंग ने 1979 में जेड डीएनए डिस्कवर किया। इसके कुछ फीचर्स बी डीएनए से डिफरेंट हैं, जैसे ये जिगजैग होता है डीएनए, इसका जो कॉइलिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। बी डीएनए की कैसी थी, राइट हैंडेड थी। ये डायमेंशंस कुछ अलग हैं, जैसे इसके हम अगर पिच की बात करें, इसके हेलिक्स के एक टर्न की, तो 45 एंगस्ट्रॉम होती है। और दो बेस पेयर के भी एक पिच में या एक टर्न में 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इसे 12 से डिवाइड करेंगे, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस अबाउट 3.7 एंगस्ट्रॉम आती है। और जो डायमीटर वहाँ 20 एंगस्ट्रॉम था, यहाँ पर कितना है, 18 एंगस्ट्रॉम है। तो ये डायमेंशंस जेड डीएनए को बी डीएनए से अलग करती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।